आज हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं. दिस आर्टिकल नंबर इज 5.4 ऑफ NCERT. दिस इज मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी. सो आई विल स्टार्ट विद मैग्नेटाइजेशन. सो देखिए, ये है मैग्नेटाइजेशन. आवर टॉपिक इज मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी. सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे. दिस आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 5.4. हम सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है. तो इसको करने की हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्यों हम पढ़ेंगे इसको. सो नाउ ऑन दिस इंटायर अर्थ देयर आर एलिमेंट्स and all these elements are made up of atoms. And if you combine these elements in a particular proportion, then it leads to compounds. इससे compounds बनते हैं, right? Now these compounds, few of them are magnetic materials. इसमें से जो कुछ होते हैं वो magnetic materials होते हैं. Few of them are magnetic materials. So bhai, we are just here to study about the magnetization. So magnetization is mean to classify the magnetic materials. So magnetic material को classify करने के लिए हम कुछ magnetic materials की properties को पढ़ेंगे. तो on the basis of that we will able to classify कि जो magnetic material है उनको अलग अलग classes में हम कैसे रख सकते हैं. तो इसके लिए हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है. So इसके लिए मैं आपको अगले पेज पर लेके चलता हूँ. What is मैग्नेटाइजेशन? देखिए, what is मैग्नेटाइजेशन? आप क्या करिए, आप एक सैंपल चूज करिए. You just choose a sample. आप एक सैंपल चूज करिए. This is one sample of magnetic material. और इस सैंपल में फॉर एग्जाम्पल इसका कोई वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब मैं कह सकता हूं. अब इस सैंपल में पूरे वॉल्यूम के बीच में से आप एक यूनिट वॉल्यूम चूज करते हैं. सी हियर, आई एम गोइंग टू चूज 1 यूनिट वॉल्यूम. सो सी हियर, ये जो वॉल्यूम रहा, ये रहा कोई 20 सेंटीमीटर क्यूब. इसका मैग्नीट्यूड v का वैल्यू 100, 200, 500, whatever अमाउंट यू कैन टेक. इसका वॉल्यूम कितना होगा? आउट ऑफ दैट जस्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ इस सैंपल में हम क्या करेंगे. नाउ जैसे हमने कहा कि जो हर मटेरियल बना होगा इट इज मेड अप ऑफ एटम्स. हर मटेरियल बना होगा एटम से. अब आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करनी है सबसे पहले कि फॉर एग्जांपल आपके पास एटम है, उसका स्ट्रक्चर हम यहां बनाते हैं. इधर देख लीजिए, ये एटम का एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर हुआ और इस एटम के बीच में क्या होगा, यहाँ न्यूक्लियस होगा जो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहेगा. इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं. सो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ कोई एक इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कर लेता हूँ. ये रहा इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फॉर एग्जाम्पल इस सर्टेन वेलोसिटी b से ऐसे रिवॉल्व कर रहा है. velocity is always tangent to the orbit. So इसमें जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ करंट होता है. सो ये रहा डायरेक्शन ऑफ करंट. नाउ सी हियर, योर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस सर्कुलर पाथ. नाउ कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. यदि आप अपनी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में मोड़ते हैं तो जो आपका अंगूठा है वो नीचे की ओर आ जाएगा, राइट. सो इसके मूवमेंट से, जब एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से एक एटम के बीच में करंट जनरेट होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे एक नई फिजिकल क्वांटिटी पैदा होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. और बेसिकली जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो क्या है, ये है करंट. इस सर्किट में करंट कितना है, इस सर्कुलर ट्रैक में पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की वजह से करंट कितना है, और इसके अंडर एरिया कितना है.
अब इस बात को हमने क्यों समझना है, हमने एक सैंपल लिया ऐसे, और सैंपल के बीच में हमने एक यूनिट क्यूब सैंपल चूज कर लिया। नहीं, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, यदि ये मैग्नेटिक मटेरियल है तो इसके बीच अंदर में क्या है, ऑलरेडी एटम्स हैं, और यदि एटम्स हैं तो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, एंड ऑल दिस revolving electron will create the magnetic movement and which is a vector quantity. Now see here, so some magnetic movement, जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि इसकी जो डायरेक्शन इट इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसी तरीके से जो वेक्टर होगा उसका जो डायरेक्शन रहेगा एक सैंपल में, वो कुछ हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए वो कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होंगे, उनके डायरेक्शन ऐसे रहेगा, कईयों का नीचे रहेगा, कईयों का अप रहेगा, डाउन रहेगा, ऐसे रहेगा, इस तरीके से रहेगा, लाइक दैट, लाइक दैट। सो व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन इज, आप इस पूरे सैंपल के बीच में से, ये सारा सैंपल जिसका वॉल्यूम हुआ V, आप उस सैंपल में से एक यूनिट वॉल्यूम निकाल लीजिए, उसके बीच में जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं, ये जितना उससे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होता है, उन दोनों के रेशो बना दीजिए। देखिए मैग्नेटाइजेशन को हम m वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ से आपने यूनिट वॉल्यूम उठाया, उसको आपने डिनोमिनेटर में रख दिया, उसके बीच में से जो एटम्स हैं उनकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, आप यहाँ लिख दीजिए कि भैया ये नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वेक्टर जो होते हैं जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर देयर, वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द all the magnetic movements, we are solely concentrate on the net magnetic movement. So this ratio is called magnetization. तो सिंपली हम ये समझे, हमारे पास कोई सैंपल में कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, अब हम सारे सैंपल को नहीं लेंगे, हम उसमें से क्या करेंगे, उसका जितना भी वॉल्यूम है उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब को उठाएंगे, उसमें ये देखेंगे कि उसके कितने मैग्नेटिक मूवमेंट जो हैं वो सेम डायरेक्शन में अलाइन है, that creates the net magnetic movement. Now this is the ratio of net magnetic movement to the unit volume is called magnetization. So this is the new physical quantity you have studied today. जब हम कभी भी कोई एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें बहुत एसेंशियल हो जाती हैं, उसका डायमेंशनल फार्मूला पढ़ना। Now we'll concentrate on the dimensional formula of इसका magnetization. We will concentrate now the dimensional formula of magnetization. So इसको हम मैग्नीट्यूड में लिख देते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए m is equal to m net upon v. अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा था हमने कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है I इंटू ए, यहाँ लिख दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास I, और ये आ गया एरिया, और ये कौन सा एरिया है, जो इस सर्कुलर ट्रैक के अंदर होता है, ये एरिया इनक्लोज्ड। Whenever you have to solve the numerical problem, you must understand the meaning of A and divided by this volume को तुम ऐसे लिख सकते हो, ऐसे V लिख दिया। अब इसको लेंथ के टर्म में लिखते हैं, तो ये आपके पास हो गया करंट, और एरिया को यदि हमने लेंथ की टर्म में डिफाइन करना हो तो इसको आप L स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको तुम L क्यूब लिख सकते हो। अब यहाँ क्या बचेगा, आपका स्क्वायर के साथ चला जाएगा, यहाँ बचेगा 1, सो यू आर लेफ्ट विद I अपॉन L, राइट। सो इफ यू हैव टू राइट द डायमेंशनल फार्मूला नाउ, तो आप इसको बड़े सिंपली ऐसे लिख सकते हो, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज m0. What does this mean? Mass is not contributing, and this is L minus 1, and time 0, and this is ampere, right? So you can write it as A. So in short आप ऐसे लिख सकते हो, this is L minus 1A. So this is the dimensional formula of the new physical quantity you have studied today. So now we concentrate on the units of this quantity. Any physical quantity we come across, जो भी हम physical quantity नहीं पढ़ते हैं तो हमें उसका dimensional formula और units का बहुत knowledge होना चाहिए, क्योंकि वो calculation में units के बगैर आप calculation नहीं कर सकते। अब हम आगे लिखेंगे units of magnetization. तो
तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं इधर से सीधा, ये रिमेनिंग पार्ट आपको पास बचा था I upon L, right? So the length is measured in meter, current is in ampere, it is ampere meter minus 1. So this is all about the term we have studied, magnetization. So now this story is very interesting. So we have termed कि यदि आपके पास एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसके बीच में एटम्स होते हैं, उनका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, उस सैंपल में यदि वो मैग्नेटिक मूवमेंट एक डायरेक्शन में चले जाएं तो उससे मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होती है। हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे ना। सी हियर, इसको एक लाइन बना के पहले अलग कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं। अब इधर डायग्राम बनाना आसान हो जाएगा ना। कम बैक, हम सबसे पहले एक ना सोलेनॉइड लेते हैं। अब सोलेनॉइड बेसिकली क्या चीज़ होती है, ऐसे कॉइल की अरेंजमेंट होती है, ऐसी अरेंजमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि इस कॉइल के बीच में यहां ऐसे कोई करंट I फ्लो हो रहा है, राइट। नाउ देयर इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, this arrangement is a solenoid and there is magnetic field inside the solenoid, and this magnetic field is V naught is equal to mu naught time Ni. अब आपको ये समझना पड़ेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ये जो टर्म्स इसमें इन्वॉल्व है, इसमें किसका क्या रोल है। सो म्यू नॉट इज, दिस इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। सो व्हाट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी? मैग्नेटिक मटेरियल जब भी कभी होता है, इट अमिट्स द लाइंस ऑफ फोर्सेस जो उसके नॉर्थ टर्मिनल से बाहर आती हैं और मटेरियल के मीडियम से गुजरती है, किसी मीडियम से गुजरती है। तो परमिएबिलिटी एक ऐसी टर्म होती है, वो आपको इस बात की जानकारी देती है कि कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस मीडियम से क्रॉस कर पा रही हैं। यदि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आराम से गुजर जाएंगी, यदि कम होगी तो बहुत मुश्किल से गुजरेंगी। ये जानकारी हमें मिलती है। और ये जो टर्म n है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये n क्या होता है। ये है नंबर ऑफ टर्न्स। ये देखिए आप ऊपर देख रहे हैं ना, नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसा ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। फॉर एग्जांपल यदि मैं ये कहूँ इमेजिनरी, यदि ये सारी लेंथ जो इसकी कोई L सेंटीमीटर है, अब ये हुई लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, तो मुझे सारी लेंथ के नंबर ऑफ टर्न्स को नहीं जानना है। यदि मान लो इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्न जो है वो कैपिटल N है, तो स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है। यदि ये कोई L सेंटीमीटर, तो हमने क्या करना है, इसमें जस्ट 1 सेंटीमीटर लेंथ लेनी है। जैसे हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब में से 1 सेंटीमीटर क्यूब को अलग किया था, उसी तरीके से हम L सेंटीमीटर में से एंटायर लेंथ से उसका सिर्फ 1 यूनिट बाहर लेंगे। तो उस लेंथ में कितने रिंग बने हैं ऐसे, इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स 1 यूनिट लेंथ में। यदि आपने यहाँ L मीटर होता तो यहाँ आप 1 मीटर चूज करते, यदि यहाँ L सेंटीमीटर है तो यहाँ आप 1 सेंटीमीटर चूज करेंगे। और ये जो टर्म आई है, ये आपको ये बताती है कि ये जो सोलेनॉइड आपने चूज किया है, इसके बीच में कितना करंट फ्लो कर रहा है। ओवर। अब हम क्या करते हैं, बड़े स्मार्टली हमने हमारा जो कंटेंट का आज का आइडिया है, हम एक मैग्नेटिक मटेरियल को लें, फिर हम एक तरीका डेवलप करें कि उसको हम क्लासीफाई कैसे करेंगे। आप समझ रहे हो कि वो कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल किस तरीके का है, कौन सा किस तरीके का है, कौन सा किस तरीके का है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने चेक करने के लिए एक सोलेनॉइड जैसे लिया पहले ट्रायल के लिए, उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड था V नॉट, राइट। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया कि जिस मैग्नेटिक फील्ड को हम, मैग्नेटिक मटेरियल को हम क्लासीफाई करना चाहते हैं, हमने उस मैग्नेटिक मटेरियल को इसके अंदर डाल दिया। ये देखिए, इसको हम अंदर डाल देते हैं, इसके अंदर डालेंगे ऐसे। अब ये मैग्नेटिक मटेरियल, हमें ये समझना पड़ेगा। और यदि ये मैग्नेटिक मटेरियल है तो इसके जो एटम्स हैं अंदर, क्योंकि हर मटेरियल एटम से बना है, तो उसका मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है। और यदि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या हुआ, शुरू में देखिए आपके पास सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया इतना, और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये जो अंदर मैग्नेटिक मटेरियल है, ये इसमें एटम्स हैं ऐसे,
ऐसे बना सकते हो, ऐसे। अब इसमें क्या है अंदर, इसके अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं वो रैंडम हैं। जैसे आधी छुट्टी में बच्चे को इधर घूम रहे होते हैं, कोई इधर घूम रहे होते हैं ना, जिग जैग मोशन में है। सो वी कैन अंडरस्टैंड इट कि इसी का मैग्नेटिक मूव इधर को, इसका इधर को, इसका उल्टी डायरेक्शन में, इसका ऐसे, इसका सीधे, इसका ऐसे, अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं। बट फॉर्चुनेटली दे हैव सम नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। अंडरस्टैंड, राइट? अब देखिए आप, मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है ना। दिस मैग्नेटिक मूवमेंट लीड्स टू मैग्नेटिक फील्ड। जब ये नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा तो उससे क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ना दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजेशन। ये जो सैंपल है, जब तुम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो कितनी जल्दी मैग्नेटाइज होता है, ये उस बात पर डिपेंड करता है। अब नेचर में किसी चीज़ को आप प्रोपोर्शनलिटी में सॉल्व नहीं कर सकते, उसका मैथमेटिक्स नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको हटाना पड़ता है। तो हमने हटा दिया और इसकी जगह हम एक ऐसी वैल्यू लगा देंगे जो इसको इक्वल कर देता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू जीरो and this magnetization. Now what is going to happen? This is when you have a solenoid, it has its magnetic field, that is mu naught Ni. When you have put the magnetic material inside it, it also has its magnetic field. What will happen? The net magnetic field will increase. So the total magnetic field is B. Now this is not B0, neither Vm. So this is B0. This is the magnetic field of the solenoid, plus this is magnetic field of the magnetic material that is inside the solenoid, right? So what you have to do, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, इधर ही लिख देते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 2 इधर लिख देते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 3 इधर लिख देते हैं। अब इधर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम ऑल दीज 3 इक्वेशंस जस्ट इनको उठाइए, इधर रख दीजिए, आपके पास आ जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। नाउ व्हाट इज B0? दिस इज म्यू नॉट टाइम Ni प्लस म्यू नॉट टाइम M वेक्टर, राइट? दिस क्वांटिटी इन टोटलिटी विल लीड्स टू अ वेक्टर, राइट? सो हम क्या करते हैं कि इसको ना, ये वाला जो पार्ट है, ये आपको एक नई टर्म डिफाइन करके देगा। बेसिकली क्या हो रहा है, आपने सोलेनॉइड रखा, अब सोलेनॉइड में यदि तुम करंट बढ़ाओगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। मींस मैग्नेटिक फील्ड की जो मात्रा है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा को ना सिर्फ ये वाला पार्ट कंट्रोल कर रहा है। सो एज द केस वी टर्म इट एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। So total magnetic field that is increasing because of current solely depends upon number of turns per unit length and what is the current flowing through that solenoid. So हम ऐसा करते हैं, इसको ना हम H vector से represent करते हैं। What is this H vector? This H vector is the magnetic intensity. Magnetic intensity. यदि हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब हुआ कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा या घट जाएगा। इफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी विल इंक्रीज, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इंक्रीजिंग, एंड इफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डिक्रीजिंग। तो यदि इधर करंट बढ़ाएगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगा, और यदि करंट घटाएगा तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगा। यदि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ा देगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगा, राइट? सो इधर हम इसको लिख देते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 4, ये दोबारा फिर से मॉडिफाई हो जाएगा और ये ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। ये देखिए, ये रह जाएगा म्यू नॉट टाइम H वेक्टर प्लस म्यू नॉट टाइम M वेक्टर। इज इट इजी? आर यू एंजॉइंग और नॉट? सो सी हियर नाउ, B, what is this? This is total magnetic field. Now take it out, magnetic permeability, and this is H vector plus M vector, right? So now from here on, आप इसको ऐसा जस्ट एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन करिए, H vector plus M vector is equal to B vector upon mu naught. From here on,
you can just separate out H vector. What is this H vector? This is magnetic intensity with the because of the solenoid, right? So इसको जब आपने अप्लाई करना तो इसको हम लिख सकते हैं B vector upon mu naught minus M vector. This is magnetization. So now you have learned new term. Initially you have learned magnetization. Now what new term you have learned? Magnetic intensity. So this is a new term you have learned, magnetic intensity. Okay. So now we will shift our discussion with the help of this equation number 4, 5. Using equation number 5, we will move ahead now. Using equation number 5, we have, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इस इक्वेशन में हमने क्या किया था. V is equal to total magnetic field was equal to mu naught H vector plus M vector. So very interesting physics will come out from it. अब हम ये देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आ रहा है इधर हम कर रहे हैं ना, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है. तो हमने ऑब्जर्व किया ये जो मैथमेटिकल लैंग्वेज इधर हमने लिखा, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप सोलेनॉइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेटिक मटेरियल को डाल देते हो तो उसमें ना दो फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं. ये जो फैक्टर है वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स. दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर बोले तो जब तुम सोलेनॉइड का करंट बढ़ाते हो घटाते हो तो ये बढ़ घट जाएगा उसके अकॉर्डिंग. बट व्हाट अबाउट दिस पार्ट? दिस पार्ट इज द मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन कम आउट फ्रॉम द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल. दिस विल कम आउट द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल. ये हमें समझना पड़ेगा मैग्नेटिक मटेरियल कि जो आपने मैग्नेटिक मटेरियल सोलेनॉइड के अंदर डाला वो कैसे बिहेव कर रहा है. यदि वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा. अब आपके पास कंट्रोलिंग फैक्टर्स आ गए. यदि आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ मटेरियल चेंज करिए, ये बदल जाएगा. करंट चेंज करिए, ये बदल जाएगा. अब आपको पता चल जाएगा कि आपने नेट मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है तो भी आपके हाथ में है, घटाना है तो भी आपके हाथ में है. सो नाउ वील जस्ट कॉन्सेंट्रेट अबाउट दिस for some another discussion. ये रहा हमारा वही सोलेनॉइड जिसको हम पिछले स्क्रीन में जाते तो देख सकते थे. अब हम देखते हैं कुछ कि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, वो देखने वाली कहानी है. हमने क्या किया, इसके बीच में से करंट भेजा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हुआ, म्यू नॉट टाइम Ni. उसके बाद क्या किया, इसके अंदर एक सैंपल डाल दिया, दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल U, और उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, दैट इज म्यू नॉट M. ए वेक्टर लगा देते इधर. बट what is happening actually, a magnet always affect another magnet, right? So the magnetic field of the solenoid will affect the magnetic field of the magnetic material. आप समझ रहे हो? Now what is going to happen, ये जो मैग्नेटाइजेशन है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि बाहर से जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी H. जितना बाहर से आप मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे अंदर के जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं वो सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे. ये सेम वैसे ही होगा जैसे क्लास आधी छुट्टी होता है, आधी छुट्टी होने के बाद क्या होता है, एक विसल लगाई जाती है. सो इट क्रिएट सम फोर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्ट मूविंग इन ए क्लासरूम इन द सेम मैनर, राइट. सो इट इज गोइंग टू हैपन. यदि यहाँ से फील्ड लगेगा तो इसके जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं दे ऑल ट्राई टू लाइन इन द सेम डायरेक्शन. So H is directly proportional to this magnetization is directly proportional to the magnetic intensity. यदि हम इसको ऐसा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो बाहर से आप फील्ड अप्लाई कर रहे हो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतनी ही मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगी. तो मैग्नेटाइजेशन बोले तो मैग्नेटिक मूवमेंट्स को किसी एक डायरेक्शन में अरेंज करने की क्षमता. ओके,
सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, एज एक्सप्लेन्ड इन द फिगर। हम ऐसा लिख सकते हैं, H जितना मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज़्यादा होगा उतनी मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगी। आई होप दैट यू आर एंजॉइंग दिस टॉपिक। अब आप इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, अब आपको इसको हटाना पड़ेगा। अब यहाँ आपको एक ऐसी सूचना डालनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखो जैसे स्कूल के जो सब बच्चे होते हैं ना, वो टीचर की प्रेजेंस से इक्वली रिस्पॉन्ड नहीं करते, उसके डंडे से ज़्यादा नहीं डरते, सारे थोड़ा ना डरते हैं। कई बच्चे जो सेंसिटिव होते हैं वो एक बार कहा हुआ ही मान लेते हैं, और कई 2-10 बार कहने के बाद मानते हैं, कई पेरेंट्स के डर से मानते हैं, कई डंडे के डर से मानते हैं। जैसे क्लासरूम में टीचर के आगे स्टूडेंट का बिहेवियर अलग अलग होता है, ऐसे ही मैग्नेटिक मटेरियल का जो बिहेवियर है इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके अंदर एक ऐसा पैरामीटर फिट करेंगे जो आपको ये बताएगा कि ये मैग्नेटिक, उसकी जो वैल्यू होगी वो आपको ये बताएगी कि ये मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करके बताएगा। इसके लिए हम एक टर्म चूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड H is equal to chi into M. So what is chi? This chi is the susceptibility of the material. Susceptibility बोले तो संवेदनशीलता। जैसे फील्ड लगाया, जैसे ढीठ होगा, जैसे कोई ढीठ आदमी होता है उसको 10 बार बोलो हिलता नहीं, और जैसे यदि ससेप्टाइबल होगा एक बार बोलो फट उठ के जाएगा। सो यही है, मटेरियल एकदम से इसके बीच में डाला, यहां से करंट ऑन किया, ऑल द मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर ट्राइंग टू अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट दिस मैग्नेटिक मटेरियल इज हाईली ससेप्टाइबल। फॉलोड? सो हम इसको यहाँ करते हैं, पहले इसको मैथमेटिक्स करते हैं, उसके बाद इसके डिस्कशन करते हैं। सो हम इसको ऐसा लिख देंगे, बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम, दिस इज चाई एम वेक्टर प्लस एम वेक्टर। सो नाउ दिस इज बी नॉट, दिस इज म्यू नॉट 1 प्लस चाई एंड एम वेक्टर। ना इनिशियली आपने क्या देखा, आपने देखा था कि v वेक्टर वी एम वॉज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम एम वेक्टर। सो एवरी फार्मूला इन फिजिकल क्वांटिटी शुड हैव द सेम फॉर्म। तो यदि यहाँ बी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटाइजेशन, और यहाँ म्यू है, तो इसका फॉर्म भी वैसा ही होना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसका नया नाम रख देते हैं कि ये कोई रिलेटिव परमिएबिलिटी है। तो इसको क्या लिख देंगे हम, बी वेक्टर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू 0 म्यू आर एंड एम वेक्टर। सो अभी भी इसका शक्ल उसकी तरह बना तो है नहीं, सो विल अगेन रिड्यूस इट। अब इसका हम नाम रख देते हैं म्यू। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। सो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, बी इज इक्वल टू म्यू टाइम m vector. Now define mu. Mu is equal to mu 0 and mu r. So you can define from here relative permeability, that is mu upon mu 0. So this is a question of relative permeability. It is another quantity which will help to classify the magnetic material. So most important part I am going to discuss with you here, it is this factor chi we have considered here. Now this chi is very very important, that came out from this expression here. Okay, yeah, it is chi, idhar se karega, idhar. Chi is helps, it enables you to classify chi. This is a term we have derived here from this expression. It helps to classify the magnetic material as diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. And this was solely the aim of our article. यही हमारे आर्टिकल का मकसद था। अब यदि ये चाई का वैल्यू होता है नेगेटिव, नंबर 1, दूसरा यदि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है और जो m है यदि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो आपका मटेरियल होगा डायमैग्नेटिक। ना इफ दिस वैल्यू ऑफ चाई
इज स्मॉल पॉजिटिव होगी और दूसरा स्मॉल होगी, योर मटीरियल विल बी पैरामैग्नेटिक. एंड इफ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव and here this value is large, this material will be ferromagnetic. So with this discussion I am going to close this video. This is the article number 5.4. It is all about the magnetization and magnetic intensity. I hope that you have enjoyed a lot. If you have any question, confusion or any comment, you can write in the comment box. I'll try to answer all the questions. Thank you.